द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी डिजिटल मीडिया में आए एक कह सकते हैं एक भूचाल पर बात कर रहे हैं। द लल्लन टॉप से उसके संस्थापक संपादक सौरभ द्विवेदी का जाना और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर #unsubscribe लल्लन टॉप आंदोलन चला। तो आज हमारी चर्चा का जो सवाल है वो यही है, क्या ये दर्शकों की शक्ति का एक ऐतिहासिक प्रदर्शन है जो पहली बार किसी बड़े कॉरपोरेट मीडिया हाउस को सीधी चुनौती दे रहा है, या ये सिर्फ एक लोकप्रिय चेहरे के जाने पर हुई एक इमोशनल लेकिन शायद गलत फहमी पर आधारित प्रतिक्रिया है? बिल्कुल। और मैं मानती हूँ कि ये पूरी प्रतिक्रिया मीडिया की जो व्यावसायिक सच्चाइयाँ हैं उनको नर समझने और एक सामान्य नेतृत्व परिवर्तन पर हुई एक भावुक लहर है, जिसे स्रोत में द ग्रेट कन्फ्यूजन यानी एक बहुत बड़ा भ्रम भी कहा गया है। देखिए, मैं आपकी बात से शुरू करता हूं। इस #unsubscribe लल्लन टॉप आंदोलन को सिर्फ एक भावुक लहर कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये कॉरपोरेट मीडिया के लिए एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज का जो दर्शक है वो किसी ब्रांड या लोगो से नहीं, बल्कि उस इंसान से जुड़ता है जो उस ब्रांड को आवाज देता है, पहचान देता है, एक चेहरा देता है। सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक संपादक नहीं थे, वो लल्लन टॉप का चेहरा थे। उसकी वो देसी और निडर आत्मा थे। उनका जाना उस भावनात्मक जुड़ाव का टूटना है जिसे उन्होंने और उनकी टीम ने लगभग 12 सालों की मेहनत से बनाया था। लोगों का गुस्सा सिर्फ एक इस्तीफे पर नहीं है, गुस्सा इस बात पर है कि एक बड़े कॉरपोरेट ढांचे ने उस आवाज को शायद खत्म कर दिया है जिसे लाखों दर्शक अपनी आवाज मानते थे। ये जो लोग अनसब्सक्राइब का बटन दबा रहे हैं वो सिर्फ एक क्लिक नहीं है, वो एक डिजिटल प्रदर्शन है। आपकी बातों में भावनाएं तो बहुत हैं, पर मैं थोड़ा तथ्यों पर लौटना चाहूंगी। मुझे लगता है ये पूरी प्रतिक्रिया उसी ग्रेट कन्फ्यूजन पर आधारित है। सच तो ये है कि सौरभ द्विवेदी कभी भी लल्लन टॉप के मालिक थे ही नहीं। ये प्लेटफॉर्म अपने पहले दिन से इंडिया टुडे ग्रुप की 100% संपत्ति रही है। तो इसीलिए ये किसी स्वतंत्र आवाज पर कॉरपोरेट के कब्जे का मामला है ही नहीं। ये कॉरपोरेट इकाई के भीतर एक वरिष्ठ और बेहद प्रतिभाशाली कर्मचारी का पद छोड़ने का मामला है। दर्शकों ने जिसे राजा समझा वो असल में एक बहुत ही काबिल वजीर था, जिसने सल्तनत को बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन सल्तनत हमेशा बादशाह की ही थी। यह आंदोलन भावनाओं पर आधारित है, मीडिया साक्षरता पर नहीं। हो सकता है ये सिर्फ एक जनरेशनल शिफ्ट हो, जैसा हर बड़े संगठन में होता है। और इस पूरी भावनात्मक प्रतिक्रिया में हम कुलदीप मिश्रा और रजत सेन जैसे काबिल पत्रकारों की क्षमता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। एक मिनट, तो क्या आप ये कह रही हैं कि लाखों दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है वो सिर्फ एक गलतफहमी है? ये तो उनके विवेक का अपमान करने जैसा हुआ। मैं धोखे की प्रकृति पर बात करना चाहता हूं। आपने कहा कि ये तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन धोखा हमेशा कानूनी मालिकाना हक का नहीं होता। यहां धोखा भावनात्मक विश्वास का है। दर्शकों को लगता था कि वो एक प्रामाणिक, एक असली मंच का हिस्सा है, जिसे एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जो उन्हीं की तरह सोचता है, उन्हीं की भाषा में बात करता है। जब उन्हें अचानक पता चला कि सौरभ सिर्फ एक कर्मचारी थे और उन्हें जाना पड़ा, तो उस भरोसे को गहरी ठेस पहुंची। मैं धोखा शब्द के इस्तेमाल पर ही सवाल उठाऊंगी। आप इसे भावनात्मक विश्वास का टूटना कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे एक तरफा उम्मीद का टूटना कहूंगी। धोखा तब होता है जब कोई सच छुपाया जाए। यहाँ सच हमेशा से सामने था, पब्लिक डोमेन में था, बस दर्शकों को या तो पता नहीं था या वो इस सच को मानना नहीं चाहते थे। क्या लल्लन टॉप ने कभी ये दावा किया कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति चालित संस्था है, या दर्शकों ने अपनी सहूलियत के लिए मान लिया? मीडिया साक्षरता का पहला नियम यही है कि हम कंटेंट बनाने वाले और उस कंटेंट के मालिक के बीच का फर्क समझें। आप मीडिया साक्षरता की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ब्रांड की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने दर्शकों के साथ पारदर्शिता बनाए रखे? इस रिश्ते को, इस भ्रम को कि सौरभ ही लल्लन टॉप हैं, सालों तक पनपने दिया गया क्योंकि इससे ब्रांड को फायदा हो रहा था, और फिर अचानक से उसकी असलियत सामने आई। स्रोत में दिया गया उदाहरण बिल्कुल सटीक है। इंडिया टुडे यानी सेठ ने जमीन दी और सौरभ यानी आर्किटेक्ट ने उस पर एक शानदार घर बनाया। लोग आर्किटेक्ट की कला के दीवाने हो गए, लेकिन जब सेठ ने आर्किटेक्ट को घर से निकाल दिया तो लोगों का गुस्सा आर्किटेक्ट के जाने पर है, न कि जमीन के मालिकाना हक पर। लेकिन उस उदाहरण में एक बात और भी तो है। घर बनाने के लिए सारा पैसा, संसाधन और जो सुरक्षा थी वो सेठ ने ही दी थी। उस आर्किटेक्ट को अपनी कला दिखाने का मौका उस जमीन पर ही मिला। इस बुनियादी सच को स्वीकार ना कर पाना दर्शकों की अपनी भूल है।
इसे संस्था का धोखा नहीं कहा जा सकता। संस्था ने एक कर्मचारी को नियुक्त किया, उसे संसाधन दिए और उस कर्मचारी ने बेहतरीन काम किया। अब वो कर्मचारी चला गया है। ये एक व्यावसायिक लेन देन का अंत है, भावनात्मक रिश्ते का नहीं। कॉर्पोरेट दुनिया बेसिकली इसी तरह काम करती है। और शायद इसी कॉर्पोरेट तरीके के खिलाफ ये गुस्सा है। इस भूल की वजह से जो आंदोलन खड़ा हुआ है, आप उसके महत्व को कम नहीं कर सकती। ये सिर्फ लल्लन टॉप की कहानी नहीं है, ये भारत में क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक निर्णायक क्षण है। ये शायद पहली बार हो रहा है कि भारत के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के खिलाफ उसी की जनता, उसी के दर्शक खड़े हो गए हैं। ये कॉर्पोरेट मीडिया को एक बहुत स्पष्ट संदेश है कि आप लोगो खरीद सकते हैं, आप ब्रांड खरीद सकते हैं, लेकिन आप वफादारी नहीं खरीद सकते। वफादारी उस इंसान से होती है जो उस ब्रांड को बनाता है। ये साबित करता है कि दर्शक अब निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं है। मैं मानती हूँ कि भर्शकों की प्रतिक्रिया मजबूत है, लेकिन इसे आंदोलन कहना या निर्णायक क्षण कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये सोशल मीडिया पर उठी एक भावनात्मक लहर है। असल सवाल ये है कि क्या ये गुस्सा टिकाऊ है? इंडिया टुडे एक बहुत बड़ी मशीन है, वो चलती रहेगी। हो सकता है कुछ मिलियन सब्सक्राइबर कम हो जाएं, जो कि एक बड़ी बात है, मैं मानती हूँ। लेकिन क्या ये लल्लन टॉप को ख़त्म कर देगा? मुझे शक है। ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। मीडिया की खपत में आया कोई स्थायी वैचारिक बदलाव नहीं। कुछ हफ्तों या महीनों में जब ये गुस्सा शांत हो जाएगा और लल्लन टॉप नया कंटेंट डालता रहेगा, तब हमें इसका असली असर पता चलेगा। अभी इसे ऐतिहासिक कहना भविष्य को कुछ ज्यादा ही जल्दी पढ़ लेना है। आप इसे एक अस्थायी लहर कह रही हैं, लेकिन मैं इसे एक स्थायी बदलाव की शुरुआत के तौर पर देखता हूं। ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स की संख्या का खेल नहीं है, ये विश्वसनीयता का संकट है। लल्लन टॉप की पहचान सौरभ द्विवेदी की विश्वसनीयता से जुड़ी थी। उनके जाने के बाद क्या दर्शक उसी भरोसे के साथ नए चेहरों को स्वीकार करेंगे, खासकर तब जब उन्हें लगता है कि उनके पसंदीदा चेहरे को हटाया गया है? ये सिर्फ लल्लन टॉप के लिए नहीं, बल्कि हर उस मीडिया हाउस के लिए केस स्टडी है जो किसी एक बड़े चेहरे पर निर्भर करता है। सवाल ये है कि असली संपत्ति कौन है, ब्रांड या उसे बनाने वाला चेहरा? इस आंदोलन ने यह बहस छेड़ दी है। और इतिहास इस सवाल का जवाब बार बार दे चुका है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ब्रांड व्यक्ति से बड़े होते हैं। जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, लोगों को लगा एप्पल खत्म हो जाएगा। जब बड़े बड़े एंकर न्यूज़ चैनल छोड़ते हैं तो कुछ समय तक हलचल होती है, फिर चैनल चलता रहता है। संस्था के पास जो वितरण की ताकत, संसाधन और एक स्थापित प्लेटफॉर्म होता है, वो अक्सर व्यक्ति की लोकप्रियता पर भारी पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि सौरभ द्विवेदी की कोई अहमियत नहीं थी, वो असाधारण थे, लेकिन ये मानना कि उनके बिना लल्लन टॉप चल ही नहीं सकता, ये संस्था की ताकत को कम आंकना है। असली परीक्षा अब होगी। और दर्शकों का ये गुस्सा सिर्फ मालिकाना हक को लेकर नहीं है, ये इस सवाल से भी जुड़ा है कि आखिर सौरभ को जाना ही क्यों पड़ा। जो आधिकारिक बयान है वो किसी को हजम नहीं हो रहा। आधिकारिक बयान तो यही है कि ये एक सुमधुर विदाई थी और वो कुछ नया करना चाहते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट भाषा अक्सर असलियत पर पर्दा डालने का काम करती है। क्रिएटिव घुटन या कॉर्पोरेट दबाव की जो थियरी चल रही है, वो मुझे ज्यादा विश्वसनीय लगती है। कोई भी व्यक्ति जिसने 12 साल लगाकर एक प्लेटफॉर्म को 0 से 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया हो, वो उसे यूं ही नहीं छोड़ देता, खासकर जब वो अपने शिखर पर हो। यहाँ फिर हम अटकलों के क्षेत्र में जा रहे हैं। जितनी विश्वसनीय क्रिएटिव घुटन की थ्योरी लगती है, उतनी ही तर्कसंगत जेनरेशनल शिफ्ट की थ्योरी भी है, जिसका जिक्र स्रोत में है। 12 साल एक बहुत लंबा समय होता है। ये बिल्कुल संभव है कि सौरभ खुद कुछ नया करना चाहते हों या संस्था को एक नई दिशा की जरूरत महसूस हो रही हो। उन्होंने खुद अपनी विदाई संदेश में इसे अल्पविराम कहा है, पूर्ण विराम नहीं। इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने भी यही कहा। तो हर इस्तीफे को एक कॉर्पोरेट साजिश के तौर पर देखना कहानी को जरूरत से ज्यादा सरल और नाटकीय बना देना है। हो सकता है सच इससे कहीं ज्यादा साधारण हो। रखा था। अब जब चुंबक ही हट गया है तो लोहे के टुकड़े बिखरेंगे ही। उनका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है, क्योंकि उनकी असली पूंजी वो 35 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, बल्कि उन सब्सक्राइबर्स का भरोसा है, और वो भरोसा वो अपने साथ ले गए हैं। ये एक आकर्षक रूपक है, लेकिन यह भी आधा सच है। उस चुंबक को अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए एक बहुत बड़े और स्थिर मंच की जरूरत पड़ी। इंडिया टुडे ने वो मंच दिया।
क्या वही चुंबक बिना उस मंच के, बिना उस विशाल वितरण नेटवर्क और वित्तीय स्थिरता के उतनी ही तेजी से लोहे के टुकड़ों को खींच पाता? ये एक बड़ा सवाल है। हम एक व्यक्ति और संस्था के बीच के सहजीवी रिश्ते को नजरअंदाज कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। अब यह देखना होगा कि कौन किसके बिना ज्यादा अधूरा महसूस करता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये घटना दिखाती है कि डिजिटल युग में दर्शक और कंटेंट बनाने वाले का रिश्ता कितना व्यक्तिगत और गहरा हो गया है। #unsubscribe लालन टॉप आंदोलन इस बात का जीवंत सबूत है कि जब दर्शकों को लगता है कि उनकी प्रामाणिक आवाज को दबाया जा रहा है या उनसे छीना जा रहा है, तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो अपनी मेहनत और प्रामाणिकता से अपनी संस्था से भी बड़ा हो गया और दर्शकों ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। मैं इसे इस तरह सारांशित करूंगी कि यह प्रकरण भावनाओं और व्यावसायिक वास्तविकताओं के बीच एक जरूरी और शायद दर्दनाक टकराव को उजागर करता है। जबकि दर्शकों का गुस्सा और उनकी भावनाएं 100% वास्तविक हैं, उनकी प्रतिक्रिया मीडिया उद्योग की संरचनात्मक सच्चाई की अनदेखी करती है। ये हमें एक कड़वा सबक याद दिलाता है कि एक ब्रांड अक्सर एक व्यक्ति से बड़ा होता है और नेतृत्व परिवर्तन किसी भी संस्था के जीवन का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। निश्चित रूप से ये चर्चा कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। एक पत्रकार की असली पहचान क्या उसकी संस्था से जुड़ी है या उससे स्वतंत्र है? क्या एक क्रिएटर हमेशा अपनी संस्था का एक कर्मचारी मात्र होता है या एक बिंदु के बाद वो खुद एक संस्था बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, डिजिटल मीडिया के इस नए दौर में असली ताकत किसके हाथ में होगी? कॉर्पोरेट मशीनरी, कंटेंट क्रिएटर या फिर एक क्लिक से किसी को भी अर्श से फर्श पर लाने की ताकत रखने वाले संगठित दर्शक? इस घटना ने इन सभी सवालों को केंद्र में ला दिया है और इनके जवाब ही शायद मीडिया का भविष्य तय करेंगे।